नमस्कार साथियों। जेएसएससी के लिए नागपुरी व्याकरण को पढ़ते हुए आज ये हमारा दूसरा वीडियो क्लास है, जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो क्लासेस में मैंने वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके बाद में नागपुरी लिपि, जो नागपुरी लिपि देवनागरी है वो हिंदी की देवनागरी लिपि से किस तरह से अलग है, किस तरह के जो स्वर वर्ण है उनका प्रयोग नागपुरी भाषा में किया जाता है, व्यंजन वर्ण का प्रयोग नागपुरी भाषा में किया जाता है, और देवनागरी लिपि के कौन से वर्णों का प्रयोग नागपुरी लिपि में नहीं किया जाता है। साथ ही साथ में व्याकरण की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके राइटर्स, उनका प्रकाशन ईयर, उन पुस्तकों के लिपि, इन सभी के बारे में मैंने पिछले वीडियो क्लासेस में पढ़ा लिया है। तो आप उन्हें देख करके पीछे के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जिसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा नागपुरी भाषा में हिंदी भाषा के जैसा ही प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा शब्द का क्या अर्थ होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का पता चले, उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में संज्ञा को परिभाषित करें तो सीधे नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहेंगे। नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहेंगे। तो ये नाम किसका होगा? किसी भी आदमी का नाम होगा, मतलब कोई प्राणी का नाम होगा, किसी भी वस्तु का नाम होगा, किसी भी स्थान का नाम होगा, किसी भाव का नाम होगा, किसी अवस्था का नाम होगा। तो नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे संज्ञा को नागपुरी भाषा में भी परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संज्ञा से कोनो जिनिस मतलब वस्तु, ठाव मतलब होता है स्थान, भाव मतलब भाव, चाहे नाम मतलब चाहे नाम, कर बोध होवेला मतलब संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान, भाव या नाम का बोध होता है, वैसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा का नागपुरी भाषा में कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। तो नागपुरी भाषा में संज्ञा के 5 भेद हैं। तो पहला भेद को हम लोग देखते हैं, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहले मैं हिंदी में परिभाषित कर देता हूँ कि जिस नाम वाले शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम का पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, जो विशेष हो, जिससे एक व्यक्ति के नाम का पता चले, या एक वस्तु के नाम का पता चले, या एक स्थान के नाम का पता चले, तो ऐसे नाम वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नागपुरी में इसका परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु मतलब एक वस्तु, चाहे एक व्यक्ति कर बोध होवे, उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। अब हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आदमी का नाम। तो आदमी का नाम में यहाँ पे किसी एक ऐसे नाम जिससे किसी एक व्यक्ति का नाम के बारे में पता चले, जैसे मंगरा, जैसे ढेबले, जैसे शकुंतला, जैसे बसंती। तो इनको अगर हम लोग बोलते हैं तो एक व्यक्ति के नाम के बारे में पता चल रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दिशा का नाम, जिससे एक दिशा के नाम के बारे में पता चलता है, जैसे हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी तरह से भंडरा कोना, ये भी एक दिशा का नाम है। तो ये हो गया क्या हमारा, एक दिशा के नाम के बारे में पता चल रहा है, तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश और राज्य का नाम हो गया, जैसे आसाम, भूटान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। ये सारे जो चीज़ें हैं वो क्या है, एक देश के नाम के बारे में पता चल रहा है। इन नामों से एक स्थान के नाम के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नदी का नाम, जैसे नदी का नाम अगर हम लोग कहते हैं तो कोयल हो गया, कारो हो गया, शंख हो गया, गंगा हो गया, जमुना हो गया। तो इन नामों से
एक नदी के नाम के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ गंगा नदी, तो उससे गंगा नदी के बारे में आपके ध्यान में आएगा, जो इस दुनिया में एक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक नदी के नाम के बारे में पता चल रहा है, तो इस नाम वाले शब्द को हम लोग किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। नेक्स्ट उसी तरह से पहाड़ का नाम है, जैसे हिमालय पर्वत अगर मैं कहता हूँ, तो हिमालय पर्वत अगर मैं कहता हूँ तो उसे आप हिमालय पर्वत ही समझेंगे। तो इस हिमालय मतलब नाम वाले शब्द से आपको क्या पता चल रहा है, हिमालय पर्वत के बारे में पता चल रहा है। उसी तरह से किताब का नाम हो गया, जैसे रामायण हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, सहिया हो गया, पजरा हो गया। ऐतिहासिक घटना हो गया, जो हमारे इतिहास में हो चुका है। जो खास नाम है, जैसे लड़का विद्रोह हो गया, सरदार विद्रोह हो गया, टाना आंदोलन हो गया, उसके बाद में बिरसा आंदोलन हो गया। इनको अगर हम लोग बोलते हैं, इन नामों को अगर हम लोग बोलते हैं, तो हमें उसी विद्रोह से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो हमारे दिमाग में आती हैं, मतलब उसको हम लोग रिलेट करके देख पाते हैं। तो इस तरह से ये नाम वाले शब्द हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन महीना का नाम, तो दिन महीना का नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुध, बिफे। बिफे को यहाँ पे बृहस्पतिवार को यहाँ बिफे मतलब गुरुवार को बोला गया है। उसके बाद महीना का नाम जैसे है पूस, माघ, जेठ, आषाढ़। इस तरह से जो दिन महीना का नाम है वो भी किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो सीधा शब्द है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके बाद में प्राणी या भाव या अवस्था के बारे में पता चले, वैसे को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सीधे अगर हम लोग और भी इसको सरल भाषा में कहेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध हो, मतलब जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है जैसे पर्व का नाम। तो पर्व का नाम मतलब पर्व का नाम भी जो है वो उससे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं, क्योंकि इससे एक इवेंट का मतलब एक उत्सव का नाम के बारे में पता चलेगा। जैसे कि करम हो गया, सरहुल हो गया, सोहरई हो गया, जितिया हो गया, बहुरा हो गया, फगुआ हो गया। तो ये सभी जो नाम हैं वो एक उत्सव को दर्शा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा प्रकार जो संज्ञा का है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिस शब्द से किसी एक तरह के वस्तु, एक तरह के व्यक्ति, एक तरह के प्राणियों के जाति के बारे में पता चले, उनके समूह के बारे में पता चले, तो उसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो उसको ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जोन शब्द से कोनो एक बरन या एक मध्य कर जिनिस, जिनिस कहने का अर्थ होता है वस्तु, चाहे आदमी मनक बोध होवे, उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे अगर मैं कहता हूँ लड़का, अगर मैं कहता हूँ लड़का, तो लड़का पूरे लड़के जाति को यहाँ पे दर्शा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुकेश, तो मुकेश जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है। तो ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, जो लड़का जाति को, पूरे लड़के जाति को दिखा रहा है। ठीक उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ लड़की, तो लड़की हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे लड़की जातियों को के लिए प्रयोग होता है। अगर मैं कहता हूँ कि सुषमा, तो अगर मैं सुषमा कहता हूँ तो सुषमा भी जो है वो एक लड़की का नाम है, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे एक लड़की के बारे में पता चल रहा है, एक लड़की का नाम है, इसीलिए वो हो जाएगा सुषमा। तो ये हो गया हमारा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक को और एक बार हम परिभाषित कर देते हैं कि जिस शब्द से किसी एक तरह के वस्तु, एक तरह के व्यक्ति, एक तरह के क्या बोलते हैं जानवरों के बारे में पता चले, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। एक तरह के प्राणियों के बारे में पता चले, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि हित नाता मतलब रिश्ते नाता का नाम हो गया,
काम धंधा का नाम हो गया मतलब ऑक्यूपेशन का नाम हो गया, ओहदा मतलब पद का नाम हो गया। तो ये सारे जो होंगे वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ मामा, तो मामा क्या है? मामा हम लोग अपने माँ के भाई को कहते हैं। तो किस मामा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं पता चल रहा है। तो इस संसार में आपके जितने भी मामा हैं, चाहे मेरे जितने भी मामा हैं, उनके लिए कॉमन रूप में मैं क्या कह रहा हूँ? मामा कह रहा हूँ। तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ काम धंधा में, जैसे मैं कहता हूँ टीचर, अगर मैं कहता हूँ शिक्षक, तो शिक्षक का काम करने वाले जितने भी लोग हैं इस संसार में, उस सभी को मैं संबोधित कर रहा हूँ। तो वो शिक्षक जाति को दर्शा रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। ओहदा अगर मैं कहता हूँ तो ओहदा में अगर मैं कहता हूँ तो अ, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ लाल साहेब, तो लाल साहेब इस छोटा नागपुर प्रदेश में एक ओहदे का नाम है। तो वो ओहदा जो है, जितने भी लोग उस लाल साहेब के पद पर रहे होंगे, उन सभी को क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। तो वो हो गया ओहदा। तो किसी एक व्यक्ति चाहे किसी एक वस्तु का पता नहीं चल रहा है, कॉमन चीजों के बारे में पता चल रहा है, तो वैसे नाम वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसी का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रिश्ता नाता में बहन दिया हुआ है, राजा दिया हुआ है, मजूर मतलब मजदूर को दिया गया है, बामहन दिया गया है, राजपूत दिया गया है, मास्टर दिया गया है, ठग दिया गया है। तो इन सब से कॉमन चीजों के बारे में पता चल रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो गए? हमारे जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पशु पक्षी का नाम। तो पशु पक्षी का नाम अगर हम बोलते हैं घोड़ा, तो घोड़ा में पूरे घोड़े जाति के बारे में कहा जा रहा है। मेंजूर तो पूरा मेंजूर जाति के बारे में कहा जा रहा है। कौवा तो पूरे कौवा जाति के बारे में कहा जा रहा है। खरहा तो खरहा मतलब खरगोश, पूरे खरगोश जाति को कहा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गया। जो अगर हम लोग देखेंगे कि घोड़ा में से किसी एक घोड़ा का अगर हम लोग नाम ले लेते हैं, कि अगर हम उसका नाम रख देते हैं कि यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न रख देते हैं उसका नाम, तो वो खास हो गया। अगर मैं कहता हूँ सफ़ेद घोड़ा, तो वो क्या हो गया? खास हो गया। तो उसका नाम, अगर खास घोड़े का नाम रखा जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर केवल मैं घोड़ा कहता हूँ तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह से जिनिस मतलब वस्तुओं का नाम। जैसे अगर मैं कहता हूँ घर, तो किसका घर है वो नहीं पता चल रहा है। जितना भी इस दुनिया में घर है, सभी के लिए कॉमन रूप में यूज हो रहा है, कॉमन रूप में प्रयोग हो रहा है घर। तो ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ स्कूल, अगर मैं कहता हूँ स्कूल, तो स्कूल जो है वो इस दुनिया में जितने भी स्कूल हैं उसके लिए कॉमन रूप में प्रयोग हो रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग कॉमनली करते हैं, कॉमन रूप में करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग बोलते हैं गोहार। तो गोहार जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, घर का वो कमरा जिसमें पशुओं को रखा जाता है, उसको गोहार कहते हैं। तो किसके घर का गोहार है ये नहीं पता चल रहा है, तो कॉमन रूप में ये हो रहा है। पहाड़ अगर हम लोग बोलते हैं तो ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें पूरे इस संसार में जितने भी पहाड़ हैं उसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन अगर इसी में मैं कहता हूँ हिमालय पहाड़, तो वो किसी खास पहाड़ का नाम हो गया, तो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं रहा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्योंकि खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ किताब, तो किस किताब के बारे में बात किया जा रहा है वो नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पुस्तक है, किताब है, वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकृति का नाम, मतलब जितने भी प्रकृति से संबंधित नाम होंगे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है धूका। धूका मतलब होता है हवा का बहना। फिर बरंडो, बरंडो मतलब होता है कि जब आंधी की तरह बढ़ता है हवा, उसको कहते हैं। फिर आते हैं बरखा। बरखा मतलब होता है वर्षा। तो इससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बारे में नहीं पता चल रहा है, इससे कॉमन नाम के बारे में पता चल रहा है, कॉमन चीज के बारे में पता चल रहा है। तो इसीलिए हमारा ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी रिश्ता नाता का नाम हो, काम धंधा का नाम हो, ओहदा का नाम हो, पशु पक्षी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या प्रकृति से संबंधित नाम हो, तो ये सारे जो नाम होंगे वो किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा।
जो संज्ञा का प्रकार में से तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम लोग परिभाषित करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जिन नाम वाले शब्दों से, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष या अवस्था या भाव के बारे में पता चले, किसी के गुण, दोष या अवस्था या भाव के बारे में पता चले, तो ऐसे नाम वाले शब्दों को, ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम लोग इसको नागपुरी में परिभाषित करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या दशा कर बोध होवे उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बुढ़ारी, जवानी, उसी तरह से बचपन कहता हूँ, तो ये क्या है, इंसानों की अवस्था है। तो वो क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि इससे अवस्था के बारे में पता चल रहा है। जवानी अवस्था के बारे में बता रहा है। अकबकी, यहाँ पे मन की जो बेचैनी है उसको बताया जा रहा है अकबकी से। दुलार, ममता, एरंगा, मतलब कि यहाँ पे मनुष्य के भाव को दिखाया जा रहा है। ममता माँ के प्यार, मतलब माँ का भाव है, माँ का प्यार से संबंधित भाव है। दुलार भी उसी तरह से प्यार से संबंधित भाव है। ये बेचैनी भी इंसान के, मनुष्य के जो भाव हैं उससे संबंधित है। सहियारो, उसके बाद फिर गोतियारो, फिर उसके बाद में सुंदर हरियरी, उसके बाद फिर बैठकी, ये सभी जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जिनसे भाव के बारे में पता चल रहा है, इंसानी भाव के बारे में पता चल रहा है। इसीलिए ये क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, भाववाचक संज्ञा क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के भाव के गुण, दोष या उसके अवस्था के बारे में पता चले, तो ऐसे नाम वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं चौथा प्रकार संज्ञा का। चौथा प्रकार समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात कर बोध होवे उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। मतलब जिन शब्दों से, जिन नाम वाले शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह के बारे में पता चले, उनके झुंड के बारे में पता चले, तो वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे नाम वाले शब्द जो किसी ग्रुप को दिखाते हों उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ सेना, तो सेना किसका ग्रुप है, सैनिकों के ग्रुप को, सैनिकों के समूह को हम लोग सेना कहते हैं। तो वो सेना शब्द जो है, सेना जो एक नाम वाला शब्द है, जो संज्ञा शब्द है, वो समूहवाचक संज्ञा शब्द हो गया। उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ बाजार, तो बाजार में ऐसे लोगों का समूह रहता है जो कुछ खरीदने बेचने गए हुए रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस पूरे समूह को क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे। तो बाजार नाम वाला शब्द है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, जो समूह को दर्शा रहा है, जो समूह को दर्शा रहा है, इसीलिए वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है पंचायत, उसके बाद फिर पेठिया, उसके बाद जतरा, फिर कूधा, मेला, बथान, गोछा। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब इसको हम लोग नागपुरी भाषा में देख लेते हैं। जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात, जमात मतलब झुंड, कर बोध होवे उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। इसी को मैंने हिंदी में भी बताया। अब हम लोग देखते हैं कि पांचवा प्रकार संज्ञा क्या क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे नाम वाले शब्द जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाम वाले शब्द जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लोहा को हम लोग तौल सकते हैं, कोयला को भी हम लोग तौल सकते हैं, सोना को भी हम लोग तौल सकते हैं, पानी को हम लोग नाप सकते हैं, दूध को भी हम लोग नाप सकते हैं। उसके बाद में तांबा है, तो तांबा को भी हम लोग तौल सकते हैं। तो ऐसे नाम वाले शब्द जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, उन नाम वाले शब्दों को, उन संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। अब उसी को नागपुरी भाषा में क्या लिखा है, जोन शब्द से कोनो द्रव्य कर बोध होवे उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो इस तरह से हमारा ये संज्ञा का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक में पहुंचते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम क्या है, अगर हम लोग इसको हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं।
संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है, संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में। ठावे मतलब होता है स्थान, बदला में मतलब उसके जगह पर, उसके बदले में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। अब सर्वनाम जो है वो नागपुरी भाषा में इतने सारे हैं जो हिंदी से एक ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे हो गया तोय, तोर, तोके, कौन, के, केव, का, कोनो, केकरो, रौर, राउर, राउरे मन, अपने, एहे, ओहे, कहाँ, काले, कखन और मने। तो सर्वनाम जो है वो नागपुरी भाषा में इस तरह से हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम का काम क्या है, अब देखते हैं कि सर्वनाम का काम क्या है। तो सर्वनाम जो है वो हिंदी भाषा को, चाहे नागपुरी भाषा को और भी ज़्यादा सुंदर, उसको पढ़ने में रुचिकर और समझने के लिए आसान और लिखने में भी आसान बना देता है और भाषा को जो है वो सुंदर बना देता है। तो एक ही तरह के मतलब जब हम लोग लिखते हैं, कोई भी वाक्य लिखेंगे, कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे, कोई भी एक चैप्टर मतलब कोई भी एक पाठ लिखेंगे, तो अगर संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग होगा तो उससे भाषा की सुंदरता खराब हो जाती है, उसको पढ़ने में बोरियत लगती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, तो ताकि जो भाषा है उसका महत्व बढ़ जाए, उसका सुंदरता बढ़ जाए, उसको पढ़ने में आसान लगे, उसको देखने में सुंदर लगे। इस तरह से उसको पढ़ने में एक तरह से प्रवाह, जो पढ़ने में प्रवाह रहता है वो प्रवाह बना रहे। तो ये सारे काम जो हैं वो सर्वनाम करता है। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि घड़ी घड़ी मतलब बार बार संज्ञा के दोहराएक से बाँचेक ले सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में सर्वनाम कर प्रयोग बगरा होवेला। असल में संज्ञा के दोहराले वाक्य कर सुंदर कम होवेला। इकर अलावा कई धाव नागपुरी भाषा में आदर अपनैत मतलब मान सम्मान देने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग कर लिया जाता है। आदर अपनैत देवे के चलते सर्वनाम कर प्रयोग जरूरी हो जाएला। सर्वनाम कर प्रयोग में वाक्य सुंदर मतलब सर्वनाम के प्रयोग करने से वाक्य सुंदर हो जाता है और प्रवाह मतलब एक प्रवाह में भाषा को हम लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों में सुविधा हो जाती है। इसीलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, नहीं तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नागपुरी भाषा में कितने प्रकार के सर्वनाम हैं। तो नागपुरी भाषा में कुल 7 प्रकार के सर्वनाम हैं। उसमें से सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर पांचवा जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा जो है वो प्रश्नवाचक, फिर सातवां जो है वो आदरवाचक सर्वनाम है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द मतलब ऐसे शब्द जो वाक्य में स्त्री या पुरुष के लिए के स्थान पर आते हैं, ऐसे शब्द जो वाक्य में या पैराग्राफ में जो वाक्य में स्त्री या पुरुष के जगह पर आते हैं, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसी को अगर हम लोग दूसरी तरह से परिभाषित करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात हो रहा है उनका बोध हो, उन शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उसी को यहाँ पे नागपुरी भाषा में लिखा गया है कि जे सर्वनाम से कोनो पुरुष स्त्री कर नाम ठाव में जे शब्द आवेला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। तो यहाँ पे जो शब्द मतलब जो सर्वनाम शब्द वाक्य में पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी तरह से फिर बताया गया है कि जे सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाबैत में कहल जाए उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध हो, उस सर्वनाम शब्द को हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे।
जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, हाम उकर ले झूला लानली तोड़ ले नहीं। तो यहाँ पर हाम जो है वो बोलने वाला के लिए प्रयोग किया गया है, तोर मतलब सुनने वाला के लिए प्रयोग किया गया है, उकर मतलब जिसके विषय में बात की जा रही है उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध करा रहा है, तो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ आप सब समझ गए होंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार है, 3 भेद है। पहला भेद है उत्तम पुरुष। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे बोलने वाले के बारे में बोध होता हो तो उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे यहाँ पर एक वचन में हम लोग प्रयोग करते हैं हाम या मोय अपने के लिए, हामरे या हामरे मन बहुवचन में प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष का क्या अर्थ है कि जिन सर्वनाम शब्दों से सुनने वाला का बोध होता हो, जिन सर्वनाम शब्दों से सुनने वाला का बोध होता हो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ पर तोय और तोर एक वचन में प्रयोग होता है, तोहरे या तोहरे मन बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इनसे क्या होगा, मध्यम पुरुष मतलब ये जो शब्द हैं उनसे सुनने वाले के बारे में पता चलता है, सुनने वाले के लिए ये प्रयोग में आते हैं। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का अर्थ होता है कि वो सर्वनाम शब्द जिससे उस व्यक्ति के बारे में पता चले जिसके विषय में बात की जा रही है, तो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे उसी को नागपुरी में लिखा हुआ है, जेकर बाबैत कहल जाए से के अन्य पुरुष कहल जाएला। जैसे उ या ई एक वचन में प्रयोग होता है, उमन या ईमन बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो ये जो शब्द है वो उस आदमी के लिए प्रयोग होता है जिसके विषय में वाक्य में बात की जा रही है। तो ये हो गया हमारा अन्य पुरुष। तो इस तरह से पहला जो सर्वनाम शब्द है वो खत्म होता है, पहला जो सर्वनाम का प्रकार है वो खत्म होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दूसरा प्रकार क्या है। तो दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने आप के लिए, खुद के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उसी को नागपुरी में लिखा है, जोन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। अब इसका उदाहरण है हामे हैं, आपने हैं, निजे। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। उसी का एक वाक्य दिया हुआ है, हम अपने हैं जाब मतलब हम अपने हैं जाएंगे मतलब हम खुद जाएंगे। तो ये अपने आप का बोध करा रहा है। ऊ अपने हैं जाए वो खुद जाएगा, तो इससे भी उस व्यक्ति के बारे में, खुद के बारे में बोध हो रहा है। तोय निजे जाबे मतलब तुम खुद जाओगे। तो यहाँ पर निजे हो गया, ये भी जो आदमी जाएगा उसी के बारे में बता रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जिन सर्वनाम शब्दों से खुद का बोध हो, अपने आप का बोध होता है, उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग देखते हैं कि जो अगला प्रकार है वो क्या है। तो तीसरा प्रकार सर्वनाम का है निश्चित वाचक सर्वनाम। तो निश्चित वाचक सर्वनाम क्या है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, निश्चित चीज़ों का बोध होता हो, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी निश्चित चीज़ के बारे में बोध होगा, 100% मतलब हर 100% चीज़ों के बारे में बोध होगा, तो उसे हम कहेंगे निश्चित वाचक सर्वनाम। तो जैसे यहाँ पे नागपुरी भाषा में उसी को परिभाषित किया गया है, जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवे उके निश्चित वाचक सर्वनाम कहेना। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित चीज का बोध होता हो उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है एदे, ओदे, एहे, ओहे। तो यहाँ पे पहले हम लोग उदाहरण में देखेंगे कि एहे जगन हमरे छेकाए रही। तो यही वो स्थान है जहाँ पर हम लोगों को बाधा हुई थी, जहाँ से हम लोगों को छेकाने का मतलब होता है कि मतलब कोई बाधा आने की वजह से रुक जाना। रास्ते में चल रहे हैं और वहाँ पर कोई पेड़ गिर गया तो हम लोग वहाँ से कार को नहीं पार कर सकते हैं, तो मतलब वहाँ पे हम लोग छेका गए, वहाँ पे हम लोग रुक गए। तो यही वो स्थान है जहाँ पे हम लोग छेका गए थे, रुक गए थे। तो इस एहे शब्द से क्या पता चल रहा है कि यही वो स्थान है। तो इससे 100% निश्चित चीज के बारे में पता चल रहा है, तो ये निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया।
ओहे छोड़ा चोराए रहे, मतलब वही वो लड़का है जिसने चोरी की थी। तो ये 100% बता रहा है कि वही वो लड़का है। तो निश्चित चीज के बारे में बता रहा है, निश्चित लड़के के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं चौथा प्रकार, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या है? तो जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होवे, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता हो, निश्चित चीजों का बोध नहीं होता हो, उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चोरक गुण केव नी जानी, तो यहाँ पर देखिए ये जो केव शब्द है वो कोई नहीं जानेगा, तो कोई नहीं, ये तो कोई निश्चित आदमी के बारे में नहीं बता रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ पर कोनो कहेक नी पारब, यहाँ पर जो कोनो शब्द है वो भी क्या है, निश्चित चीज के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये अनिश्चित वाचक हो गया। कखनो खाई, तो यहाँ पर जो कखनो शब्द है वो भी अनिश्चित चीज के बारे में बता रहा है, अनिश्चित समय के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होवे उके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाएला, जैसे केऊ, कोनो, कखनो। तो ये हम लोगों ने उदाहरण देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हुए प्रतीत होते हैं, वैसे सर्वनाम शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, जोन सर्वनाम वाक्य में कोनो दोसर सर्वनाम से संबंध जोड़ल जाए उके संबंधवाचक सर्वनाम कहेना। दूसरा जो परिभाषा है वो है, जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीच संबंध कर जानकारी भेटाएला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। तो जिन सर्वनाम शब्द से वाक्य में एक दूसरे के बीच में संबंध का बोध होता हो उसे हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जे, ते, जेके, तेके, जेकर, तेकर, तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखते हैं, जे जाई से पावी, तो यहाँ पर जे और से ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो आपस में संबंध को दर्शा रहे हैं, इसीलिए ये हो गए हमारे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जेकर चूवी सेहे छारी, तो जेकर और ये जो सेहे लिखा हुआ है ये दोनों शब्द आपस में संबंधित है और दोनों सर्वनाम शब्द हैं, तो ये क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। जेके लागी सेहे जानी, तो ये हो गया हमारा जेके और सेहे, तो ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं जो दो लोगों के लिए, दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आए हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द खत्म होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जेकर से कोनो सवाल कर बोध होवे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहायला, मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता हो, जिनकी सहायता से प्रश्न पूछी जाती हो, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है के, कौन, काले, कखन, कतना, कैसन, मने, तो ये जो शब्द हैं वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द जिनके सहायता से हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे कने जाब, मतलब किस ओर जाएंगे आप, काले जाब, क्यों जाएंगे, का खाब, क्या खाएंगे, कखन आवब, मतलब किस समय आएंगे, कैसन लागी, कैसा लगेगा। तो ये जो शब्द हैं कैसन, कखन, का, काले, कने, ये शब्दों का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं, तो ये जो सारे शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सातवां और अंतिम प्रकार सर्वनाम का, आदर्शसूचक सर्वनाम। आदर्शसूचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोगों को सम्मान देने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर जो उदाहरण है, तोहरे, राउरे, तोहरे मन, राउरे मन के स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अपने का प्रयोग करते हैं या अपने मन का प्रयोग करते हैं। ये जो सारे के सारे
शब्द हैं, तोहरे, रावरे, तोहरे मन, रावरे मन, ये सामान्य रूप में सम्मान देने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा सम्मान देना चाहते हैं किसी को, तो वो अपने या अपने मन के द्वारा, अगर वो व्यक्ति एक होगा, एक वचन होगा, तो उसके लिए अपने का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे लोग, सम्मानित लोग, बहुत ही सम्मानित लोग दो या दो से अधिक होंगे, तो वो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए अपने मन का प्रयोग करेंगे। अब ये जो सर्वनाम शब्द हैं, इनका प्रयोग हम लोग आदर देने के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सम्मान सूचक मतलब आदर सूचक सर्वनाम हो गए। अब नागपुरी भाषा में उसी को परिभाषित किया है। नागपुरी भाषा कर आपन खास ठवैन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाएला, मतलब नागपुरी भाषा का अपना खास महत्व है, उसकी वजह से नागपुरी भाषा में सर्वनाम आदर सम्मान सूचक पाए जाते हैं। अब उदाहरण हम लोग देखते हैं, तोय जाबे चाहे रौरे जाब। तो यहाँ पर जो तोय जाबे या राउरे जाब, ये सामान्य रूप में प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम लोग आदर सूचक के रूप में, मतलब सम्मान देते हुए, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति को सम्मान देते हुए उनको कहते हैं, तो अपने जाबें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जाबें शब्द है वो एक ही व्यक्ति के लिए बहुवचन बदल गया। तो ये अर्थ में इसका कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक वचन से जो क्रिया है वो बदल गया बहुवचन में। तो नागपुरी भाषा में जो क्रिया है वो एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है, ताकि हम उन्हें और ज़्यादा सम्मान दे सकें। सम्मान देने के लिए क्रिया शब्द जो है वो एक वचन से बहुवचन में बदल देते हैं, सम्मान देने के लिए। अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं कि आदर सूचक सम्मान में क्रिया बहुवचन में बदल जाएला, उके अर्थ एके रहेला, अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होवेला। तो जैसे मैंने बताया कि सर्वनाम के जो सम्मान सूचक सर्वनाम है, उसमें हम लोग जो क्रिया है उसको एक वचन से बहुवचन में बदल देते हैं सम्मान देने के लिए, लेकिन क्रिया के अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य रूप में दिया गया है तोय जाबे, तो आदर सूचक में हम लोग लिखते हैं अपने जाबें। तो यहाँ पे जाबे एक वचन से किस में बदल गया, बहुवचन में बदल गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, तोहरे मन जाबा या रौरे मन जाबा। तोहरे मन या रौरे मन, ये दोनों जो है वो साधारण रूप में बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आदर सूचक देने के लिए इस तोहरे मन या रौरे मन को बहुवचन में लिखेंगे आदर सम्मान में, तो अपने मन लिखेंगे, और जाब जो है वो बदल गया जाबे में। तो इस तरह से हम लोगों का जो सर्वनाम है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण का क्या अर्थ होता है? तो नागपुरी भाषा में हिंदी भाषा के जैसा ही विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण मतलब ऐसे शब्द जिनसे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हों, उनके अर्थ में डिटेल्स ऐड करते हों, उनके अर्थ में और भी ज़्यादा सूचनाएं को डालते हों, तो ऐसे शब्दों को हम लोग विशेषण शब्द कहते हैं। अब उसी को यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके विशेषण कहल जाएला। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे, उस शब्द को ही विशेषण शब्द कहते हैं, उसे ही विशेषण कहते हैं। अब दूसरा जो परिभाषा है उसमें लिखा है, विशेषण एगो इसन विकारी शब्द है कि जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। मतलब विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण की परिभाषा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे उदाहरण देते हैं। जैसे उदाहरण है, पहला है बेस आदमी, दूसरा है हरियर गज। तो ये जो आदमी है और ये जो गज है, ये दोनों है हमारा संज्ञा, और यहाँ पर जो बेस है और ये जो हरियर है, ये दोनों संज्ञा शब्द की विशेषता को बता रहे हैं, तो ये हमारा हो गया विशेषण।
तो ये जो हो गया हमारा हो गया विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का काम क्या है, तो नागपुरी में लिखते हैं विशेषण कोनवे आदमी जिनिस चीज वस्तु कर विशेषता बताएला, उकर कमी बेसी के बताएला, उकर अर्थ में गोटे सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा में बताएला। मतलब ये हुआ कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसे संज्ञा की विशेषता बताती है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताती है, उसका गुण दोष को बताती है, उसकी कमी बेसी को बताती है, उसके अर्थ को एक सीमा में बांधती है, या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराती है, या वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराती है, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण का काम भी खत्म होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा जो है वो है हमारा पराविशेषण। पराविशेषण का क्या अर्थ है, तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को बताती है, उसे हम पराविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अंधार। अंधार शब्द जो है वो क्या है, अंधार जो शब्द है वो खुद में अंधेरा है। अंधेरा जो एक विशेषण है, जो विशेषता रात की विशेषता को बताती है। लेकिन अगर हम लोग इसमें भैंस अंधार कहते हैं, मतलब भैंस के समान काला अंधार, काला अंधेरा, तो ये जो विशेषण है वो विशेषण की भी विशेषता को बता रही है। ये भैंस जो है वो विशेषण की भी विशेषता को बता रही है, इसीलिए ये हो गया हमारा पराविशेषण। उसी तरह से यहाँ पे पीला रंग हो गया, ये भी हमारा क्या है, विशेषण शब्द है। चूह चूह पियर मतलब बिल्कुल ही ब्राइट, बहुत ही ब्राइट, एक्सट्रीमली ब्राइट पीला रंग। टह टह इंजोरिया, इंजोरिया का अर्थ होता है उजाला, तो टह टह कहने का मतलब है बहुत ही उजाला। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं उन्हें हम पराविशेषण कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विशेष्य। तो विशेष्य क्या है, तो वो सर्वनाम या संज्ञा शब्द जिनका विशेषता बताया जा रहा है, उन सब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही हम लोग कहते हैं विशेष्य। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुकुर लिखा हुआ है, करिया कुकुर। तो ये जो कुकुर शब्द है ये संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये प्राणी का नाम है। तो ये करिया जो है वो कुकुर शब्द में क्या ऐड कर रहा है, डिटेल ऐड कर रहा है, उसके अर्थ में और भी ज़्यादा सूचनाओं को ऐड कर रहा है। तो ये हमारा जो करिया शब्द है वो विशेषण हो गया, जो इसकी विशेषता को बता रहा है, कुकुर का विशेषता को बता रहा है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सुंदर छोड़ी, तो छोड़ी मतलब लड़की होती है, और लड़की जो है वो कैसी है, सुंदर है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, छोड़ी की, मतलब लड़की की विशेषता बताई जा रही है। तो हमारा जो विशेष्य है वो लड़की हो गई। तो इस तरह से विशेष्य का भी जो अर्थ है वो खत्म होता है। इसी को नागपुरी में लिखा है, विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएल, मतलब विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताती है उसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को ही विशेष्य कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा विशेष्य खत्म होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला विशेषण का प्रकार है सर्वनामिक विशेषण। मतलब सर्वनामिक विशेषण का क्या अर्थ है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को ही हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहायला। या यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सर्वनाम अगर संज्ञा से पहले आ जाता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इससे अर्थ का स्पष्टता नहीं हो रहा है कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो अगर उसी को जो है वो स्पष्ट करते हुए दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, दूसरा परिभाषा लिखा हुआ है, जे सर्वनाम
विशेषण कर काम करेला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। मतलब जो सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करता है, वाक्य में विशेषण का काम करता है वो सर्वनाम शब्द, लेकिन वो काम कर रहा है विशेषण का, तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ई पोरा गांजा, तो पोरा गांजा एक नाम हो गया, और यहाँ पर ई जो है वो एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है इस पोरे गांजा का कि यही वो पोरा गांजा है। तो ये हमारा ई जो शब्द है वो सर्वनाम है लेकिन काम कर रहा है विशेषण का, इसीलिए ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऊ कुंबा मतलब वो कुंबा, तो यहाँ पर कुंबा जो है वो संज्ञा है और ऊ जो है वो सर्वनाम है, लेकिन ये कुंबा में डिटेल ऐड कर रहा है ये सर्वनाम शब्द, इसीलिए ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। कोनो धांगर मतलब कोई धांगर, कोई धांगर, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोनो शब्द धांगर में जो है डिटेल ऐड कर रहा है, उसके अर्थ में और भी अर्थ को और भी स्पष्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये है सर्वनाम शब्द लेकिन काम कर रहा है विशेषण का, इसीलिए हमारा ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। तो इसी तरह से यहाँ पे ई हो गया, ऊ हो गया, कोनो हो गया, ये शब्द क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनामिक विशेषण कर कितना भेद है। मतलब सर्वनामिक विशेषण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने मूल रूप में ही विशेषण का काम करते हों, तो ऐसे सर्वनाम शब्द को हम लोग मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब इनके मूल रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, फिर भी ये सर्वनाम के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊ कुरिया या ऊ धांगर, तो यहाँ पे ऊ है जो शब्द है, उस सर्वनाम शब्द में हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। मतलब इसकी मौलिकता को, इसका जो ओरिजिनल रूप है उसको हम लोगों ने बरकरार रखा है, फिर भी से ये विशेषण के रूप में काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा मौलिक सर्वनामिक विशेषण। उसी को यहाँ पे लिखा है जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला ऊ मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहायला। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या है। अब हम लोग देखते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो जिस सर्वनाम शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जिस सर्वनाम शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया जाए उसके बाद वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसी को लिखा है जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय, जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जिनमें प्रत्यय लगाने से वो विशेषण के रूप में काम करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग कहते हैं यौगिक सर्वनामिक शब्द। जैसे कैसन घर, ऐसन आदमी, जैसन देश, तो देखिए घर यहाँ पे संज्ञा है, आदमी यहाँ पे संज्ञा है, देश यहाँ पे संज्ञा है। अब यहाँ पर कैसन, ईसन, जैसन, तो यहाँ पर देखिए जो सन शब्द है वो क्या है, प्रत्यय है, और ये जो कई है, उसके बाद ई है, उसके बाद में जय है, तो ये सब सर्वनाम शब्द हैं जिनके में हम लोगों ने प्रत्यय लगाया, तब वो जाकर के क्या बने, एक ऐसे सर्वनाम शब्द बने जो विशेषण के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से पहला प्रकार हमारा खत्म होता है सर्वनामिक विशेषण का। सर्वनामिक विशेषण का जो विशेषण का पहला प्रकार था सर्वनामिक विशेषण, वो खत्म होता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विशेषण का जो दूसरा प्रकार है वो गुणवाचक विशेषण है। मतलब ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बताता हो, उसके दशा के बारे में बताता हो, उसके उसके स्थान के बारे में बताता हो, उसके रंग रूप के बारे में बताता हो, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को ऐसे शब्दों को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उसी को नागपुरी में लिखा है जोन शब्द से संज्ञा कर गुण दोष दशा स्वभाव प्रकार समय ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे जिन शब्दों से संज्ञा के गुण दोष दशा स्वभाव प्रकार समय या स्थान के बारे में पता चलता है, ऐसे
शब्दों को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, काल मतलब होता है समय, ठाव मतलब होता है स्थान, आकार मतलब होता है किसी चीज की आकृति, रंग, दशा और गुण। तो ये जो सारे शब्द हैं, इन इन ये संज्ञा का इस डिटेल के बारे में बताएगा ना। जो शब्द संज्ञा का काल, स्थान, आकार, रंग, दशा या गुण के बारे में बताएगा, तो ऐसे शब्दों को ही हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो समय के बारे में कौन शब्द बताते हैं? जैसे नावा हो गया, पुरना हो गया, अगला हो गया, पिछला हो गया, भूत हो गया, वर्तमान हो गया, उसके बाद भविष्य हो गया, टटका हो गया, बासी हो गया। ये जो शब्द हैं वो समय के बारे में बताते हैं कि संज्ञा के पहले आएंगे और संज्ञा से के समय के बारे में बताएंगे, तो वो ये क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। ठाव मतलब स्थान के बारे में बताएंगे कि वो जो संज्ञा शब्द है वो कहाँ पे है, किस स्थान पे है। तो लेंगा मतलब लेफ्ट हैंड, भतखैया मतलब राइट हैंड, भीतरी मतलब अंदर, बाहरी मतलब बाहर, पूर्वाहा मतलब पूरब की ओर, पश्चिमाहा मतलब पश्चिम की ओर, झारखंडी मतलब झारखंड। तो ये जो शब्द हैं वो स्थान के बारे में बता रहे हैं। आकार जैसे कि गोल हो गया, चाकर हो गया, लंबा हो गया, पूड़ा हो गया, चौक हो गया, भोथड़ हो गया, तो ये आकार के बारे में बता रहे हैं। रंग के बारे में कौन शब्द बताते हैं? तो पियर हो गया, हरियर हो गया, चरका हो गया, करिया हो गया, धुंधर हो गया। ये सारे के सारे संज्ञा के रंग के बारे में बता रहे हैं। दशा जैसे कि दुबला, दुबर हो गया, मोट हो गया, भारी हो गया, गीला हो गया, सूखल हो गया, धनी हो गया, गरीब हो गया। तो ये संज्ञा के दशा के बारे में बता रहे हैं। गुण तो बेस हो गया, बेकार हो गया, सच्चा हो गया, झूठा हो गया, दानी हो गया, कंजूस हो गया, अलगरज हो गया। तो ये सब जो है वो संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग अगर एक लाइन में अगर बोलें तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, समय, स्थान, आकार, रंग, दशा या गुण के बारे में बताते हों, ऐसे शब्दों को ही हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रकार भी जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हों, उन शब्दों को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा का तो विशेषता बताएगा ही बताएगा, लेकिन संख्या में विशेषता बताएगा। ऐसे शब्दों को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी को नागपुरी में लिखा है। जोन शब्द से यहाँ पे देखिए, जोन शब्द से यहाँ संख्या नहीं होगा, यहाँ पे संज्ञा होगा। जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चले, उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। मतलब जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बछर संज्ञा है, बछर मतलब वर्ष होता है। उसके बाद फिर पैसा यहाँ पर संज्ञा है, छोड़ी यहाँ पे संज्ञा है। तो यहाँ पे चार मतलब हो गया चार, तो ये संख्या के बारे में बता रहा है। कोरी मतलब होता है 20, तो ये भी संख्या के बारे में बता रहा है। सौ मतलब सभी का सभी, जितने भी लोग, जब जितने भी लड़कियां हैं सभी के सभी, तो ये भी संख्या के बारे में बता रहे हैं। उनके गिनती के बारे में बता रहा है, गिनती के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण। पहला अगर हम लोग देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब ऐसे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या के बारे में बताए, तो ऐसे शब्दों को हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी को लिखा है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताएक वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहायला। जैसे एगो छोड़ा मतलब एक लड़का, 6 रुपया मतलब 6 रुपया, ये निश्चित मतलब एक लड़का के बारे में बता रहा है। उसी तरह से यहाँ पे है 6 रुपया मतलब 6 रुपया, तो ये निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है, निश्चित रुपयों के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे हम लोग देखते हैं, प्रयोग के मुताबिक ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके 5 प्रकार हैं।
पहला है गणना, मतलब जिन शब्दों से गणना के बारे में पता चलेगा, गणना गिनती करने के बारे में पता चलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे गणनावाचक निश्चित संख्या वाचक विशेषण। तो पहला यहाँ पर हो गया, एक हो गया, दुई हो गया, फिर तीन हो गया, चार हो गया, मतलब इनसे गिनती के बारे में पता चल रहा है। क्रम के बारे में, क्रम क्या होता है अगर हम लोग देखें तो इस तरह से, अगर यहाँ पे सभी बच्चों को अगर हम लोग खड़ा कर देते हैं, इस तरह से एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, तो पहले स्थान में है ए, दूसरे स्थान में है बी, तीसरे स्थान में है सी, चौथे स्थान में है डी, पांचवें स्थान में है ई, छठे स्थान में है एफ, फिर सातवें स्थान में है जी। तो ये जो बच्चों का क्रम है इसको हम लोग कहेंगे क्रमवाचक, मतलब इनसे उनके स्थान के बारे में पता चलता है, क्रम से उनके स्थान के बारे में पता चल रहा है कि किस क्रम में है वो। तो क्रमवाचक विशेषण जैसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उनके क्रम के बारे में पता चलेगा, निश्चित क्रम के बारे में पता चलेगा। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी बार रेगुलरली आ रही है, लगातार आ रही है। तो दुगुना मतलब 2 बार, तिगुना मतलब 3 बार, चौगुना मतलब 4 बार। समुदायवाचक मतलब, समुदाय कहने का मतलब है अगर यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है इस तरह से खड़ा हुआ है वो, यहाँ पे फिर दूसरा लड़का है इस तरह से खड़ा हुआ है, और यहाँ पे तीसरा लड़का है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि तीनों का तीनों, तो ये सब पूरे एक समूह को बता रहा है जो तीनों का तीनों बच्चों को, तीनों के तीनों बच्चों का पूरे समूह को ही दर्शा रहा है। इसमें हम लोग किसी एक बच्चे को नहीं लिए हैं, तो ये पूरे के पूरे समुदाय को दर्शा रहा है कि जितने लोग थे पूरे के पूरे को दर्शा रहा है, तो ये हो जाता है समुदायवाचक। तो यहाँ पे दुइयो हो गया, तीनों हो गया, चारों हो गया, मतलब जहाँ पे 3 होंगे तो वो तीनों का तीनों हो जाएंगे, 2 होगा तो दोनों का दोनों हो जाएंगे, 4 होगा तो चारों का चारों हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा समुदायवाचक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो चौथा प्रकार है समुदायवाचक विशेषण, जो कंप्लीट का बात करता है, जो संख्या में है। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्येकवाचक, मतलब प्रत्येकवाचक कहने का मतलब है जिनसे, अगर हम लोग यहाँ पे एक, इसको समझने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हर एक आदमी, यहाँ पे ये पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, अगर हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर के बोलते हैं इन लोगों से कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर एक आदमी यहाँ से दूर चला जाए, तो हर एक आदमी मतलब एक एक करके जितने हैं सभी के सभी, एक एक करके जितने हैं सभी के सभी, तो हर एक कहने का मतलब होता है एक एक करके सभी के सभी। तो इस प्रकार से हमारा जो अर्थ है वो हर एक का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण कर दुई भेद होएला। तो अब हम लोग देखते हैं कि गणनावाचक विशेषण जो है उसके 2 प्रकार हैं। गणनावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। पहला जो गणनावाचक विशेषण है उसका प्रकार है यहाँ पे पूर्णांक बोधक विशेषण। तो ऐसे गणना जिनसे पूरा का पूरा पूर्ण चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांकवाचक विशेषण। जैसे एक दो सब हजार, तो एक मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट, दो मतलब दो पूरा का पूरा कंप्लीट, सब का मतलब सभी का सभी, हजार का मतलब हजार का हजार। तो इनसे पूरे कंप्लीट चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे पूर्णांक बोधक। अब अपूर्णांक मतलब क्या होगा कि ऐसी गिनती जिनसे कि कंप्लीट चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे पाव बोलते हैं, तो पाव जो है वो 250 ग्राम को कहा जाता है। उसके बाद आधा बोलते हैं तो 500 ग्राम को कहा जाता है, तो ये पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है। पौने कहने का मतलब होता है 750 ग्राम, तो ये भी पूरा नहीं है। सवा कहने का मतलब होता है, सवा कहने का अर्थ होता है 1 केजी और 250 ग्राम, तो ये हमारा हो गया सवा। तो इनसे भी पूरा चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे पूरे चीज़ों के बारे में पता ना चले, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग कहेंगे गणनावाचक विशेषण शब्द। तो ये हमारा हो गया दूसरा,
कि गणनावाचक विशेषण के दो भेद थे, ये खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है अनिश्चितवाचक विशेषण। अनिश्चितवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अनिश्चितवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होवेला। मतलब ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को हम लोग अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छोड़ा है, छोड़ा मतलब होता है लड़का, तो कुछ छोड़ा मतलब इससे निश्चित संख्या के बारे में, लड़कों की निश्चित संख्या के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो ये हमारा हो गया अनिश्चितवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे गरु, गरु मतलब होता है बैल, या हाँ बैल को ही कहा जाता है गरु। तो यहाँ पे 100 मतलब जितने भी हैं वो सारे के सारे, तो इनसे निश्चित संख्या के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चितवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में पता ना चले, उन्हें हम अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जो तीसरा प्रकार है वो है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक कहने का अर्थ होता है, परिमाण मतलब ही होता है कि जिनको नाप तोला जा सके। तो ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के को नापने या तौलने का बोध हो, ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम को नापने या तौलने का बोध हो, ऐसे विशेषण शब्द को हम लोग परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे जोन विशेषण से कोनवे जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध होवेला, उके हमरे मन परिमाण बोधक विशेषण कहिला। जैसे शेर भैर दूध, पैला भैर चाउर। तो यहाँ पे देखिए शेर भैर, जैसे हम लोग 1 केजी 2 केजी जो है वो एक यूनिट है ना, एक किसी चीज को नापने का इकाई है। उसी तरह से नागपुरी भाषा में ना शेर जो है वो भी एक इकाई है, पैला भी एक इकाई है जिससे किसी चीज को नापा जाता है। तो ये जो शब्द हैं वो किसी चीज को नापने या तौलने का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गए? परिमाण बोधक विशेषण हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि परिमाण बोधक विशेषण के दो प्रकार हैं, कि ऐसे परिमाण बोधक विशेषण जिससे निश्चित चीजों के बारे में पता चलेगा, तो उन्हें हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहेंगे। उसके बाद अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जिनसे हम अनिश्चित चीजों के अनिश्चित परिमाण का पता चले, अनिश्चित नाप तोल के बारे में पता चले, तो उसे हम लोग अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहेंगे। जैसे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है दुई सेर घी। तो यहाँ पर दुई सेर, शेर अभी मैंने बताया कि ये एक यूनिट है, एक मात्रा है। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 kg, तो ये केजी क्या है? ये किलोग्राम क्या है? एक यूनिट है, एक इकाई है। उसी तरह से यहाँ पे दुई शेर लिखा हुआ है, तो दुई शेर भी क्या है? एक इकाई है। शेर भी यहाँ पे क्या है? इकाई है। तो 2 शेर, तो इससे निश्चित चीज के बारे में पता चल रहा है कि 2 शेर ही नापना है, घी को 2 शेर ही नापना है। कोचा भैर दाइल, तो यहाँ पर ये जो कोचा है वो भी एक यूनिट है। तो कोचा भैर दाइल मतलब ये भी निश्चित चीज को बता रहा है कि इतना ही नापना है। लेकिन तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जिनसे नापने तौलने का तो पता चलेगा, लेकिन निश्चित नाप तोल के बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे दूध जो है वो संज्ञा शब्द है। अब बहुत अगर हम लोग बोल देते हैं तो कितना है नहीं नाप पा रहे हैं, बहुत बोल दिए लेकिन कितना है नहीं नाप पाए, तो वो हमारा हो गया अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। धन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे संज्ञा शब्द। सब जो है वो विशेषण शब्द है, मतलब सारा का सारा धन, तो कितना धन है नहीं पता चल रहा है, तो ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया। पूरा सुख मतलब बहुत ही ज़्यादा सुख, तो लेकिन कितना सुख उसको नहीं नाप सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। उसके बाद फिर खूब दुख मतलब बहुत दुख, तो लेकिन कितना दुख नहीं नाप पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परिमाण बोधक विशेषण खत्म होता है और यहीं पे हमारा विशेषण भी जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो विशेषण है वो समझ में आया होगा, और इससे बाहर मेरा गारंटी है कि इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और आपको कोई भी इससे संबंधित डाउट है तो नीचे कमेंट दिया हुआ है, आप उस कमेंट वहाँ पे जाकर के कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंग। लिंग क्या होता है? तो हिंदी भाषा और नागपुरी भाषा का लिंग सेम है। यहाँ पर देखिए लिंग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है, उन संज्ञा शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? उन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। उसी को यहाँ पर लिखा गया है। संज्ञा कर जौन रूप से आदमी चाहे जिनिस कर नर मतलब पुरुष, चाहे मादा मतलब स्त्री, जायत कर बोध होवे, उके व्याकरण में लिंग कहल जाएला। मतलब संज्ञा का ऐसा रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है, व्याकरण में उसे ही लिंग कहा जाता है। नागपुरी भाषा में दो ही लिंग हैं। पहला है आपका पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग जिसको पुरुष कहते हैं, दूसरा है स्त्रीलिंग जिसको जनी या जनी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लिंग है नागपुरी भाषा में, लिंग का पता हम लोगों को किस चीज़ से चलता है? संज्ञा से चलता है, ठीक है। लेकिन संज्ञा के मुताबिक मतलब संज्ञा के आधार पर लिंग नहीं चलता है। संज्ञा चाहे सर्वनाम अपने स्थान में स्थिर रहते हैं। इसका उदाहरण हम लोगों को संस्कृत भाषा में मिलता है, व्याकरण बंगला भाषा में मिलता है, और नागपुरी भाषा में भी इसी तरह का लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो सीधा आप लोग समझिए कि ऐसे शब्द जिनसे ऐसे संज्ञा शब्द का रूप, वो संज्ञा शब्द का रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नागपुरी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। कितने प्रकार के नागपुरी में लिंग हैं? 2 प्रकार के। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे कुछ जो राइटर्स हैं वो सारे जो चीज़ें हैं ना, जो बेजान चीज़ें हैं, उनको उभय लिंग मान करके चलते हैं, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिंग का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो लिंग का परिवर्तन जो है हम लोग सबसे पहले ई लगा करके, संज्ञा शब्द में ई लगा करके, उसके बाद इन लगा करके, प्रत्यय के रूप में इन लगा करके, या आइन लगा करके प्रत्यय के रूप में लगाते हैं। मतलब शब्दों के पीछे लगा करके ई इन आइन लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप जो है, मेल जो है, मेल को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, मेल हो गया ये, और जो फीमेल होता है उसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। तो जो नागपुरी भाषा में जो पुरुष है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें प्रत्यय के रूप में ई, इन और आइन जोड़ करके उसको स्त्रीलिंग बना देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अपना ही अलग ही रूप है। जैसे मर्द का हम लोग ई या इन या आइन लगा करके नहीं बनाएंगे। तो मर्द का जो परिवर्तन होगा स्त्रीलिंग में तो वो होगा जनी। मर्द का होता है जनी, ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। अब हम लोग देखते हैं गरु। तो गरु क्या होता है? गरु मतलब होता है बैल, और उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? गाय। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है बाप। बाप का स्त्रीलिंग हो गया माय। बकरा का स्त्रीलिंग हो गया छगरी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन शब्दों में ई, इन और आइन का प्रयोग करके हम लोग स्त्रीलिंग नहीं बना रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पुल्लिंग में ई जोड़ करके, ई प्रत्यय के रूप में जोड़ करके हम लोग स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे छोड़ा है तो ई जोड़े तो छोड़ी हो गई, बाछा है तो बाछी हो गई उसका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हमारा ये हो गया, पुल्लिंग हमारा ये हो गया। उसके बाद घोड़ा है तो घोड़ी, गधा है तो गधी, छोटका है तो छोटकी, झगराहा है तो झगराही, बिसाहा बिसाही, लेढ़ा लेढ़ी, खैटा खैटी। तो ये सारे जो शब्द हैं ये पुल्लिंग थे और इधर वाले स्त्रीलिंग है जिनमें हम लोगों ने ई जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया। नेक्स्ट देखते हैं कि इन जोड़ करके, मतलब प्रत्यय के रूप में इन लगाएंगे पुल्लिंग शब्द में, और उसके बाद में ये पुल्लिंग शब्द है और ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो बाम्हन बाम्हनीन, तो आप देख रहे हैं कि न में छोटी ई और न यहाँ पे जुड़ा है। बाघ बाघिन, साढ़ साढ़िन, मालिक मालकिन, धांगर धंगरीन, जोगी जोगिन, समधी समधीन। तो ये हमारा क्या बन गया? इन लगा करके हम लोगों ने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया।
अब हम लोग देखते हैं कि आइन प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ठाकुर है तो ठाकुराइन हो गया, पाड़े है तो पड़ियाइन हो गया, भगत है तो भगताइन हो गया। उसके बाद फिर ओझा है तो ओझाइन हो गया, मिसिर है तो मिसराइन हो गया। तो ये जो शब्द थे हम लोगों ने उसमें इन जोड़ करके जो है आइन जोड़ करके जो है हम लोगों ने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया। अब हम लोग देखते हैं कि जो बेजान चीज़ें हैं नागपुरी में, उन सभी चीज़ों को हम लोग बेजान, चाहे छोटे प्राणी, जो बेजान चीज़ें हैं या छोटे प्राणी हैं, उन सभी को हम लोग उभय लिंग मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि जो भी बेजान चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं है, जो मरे हुए चीज़ें हैं, या तो बहुत ही छोटे चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी प्राणी हैं जैसे चींटी, ठीक है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग उभयलिंग मानते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इसी चीज़ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब लिंग से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी चीज़ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेजान और जो छोटा चीज़ें हैं, छोटे प्राणी जो हैं, उनको हम लोग कहेंगे उभयलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे ढीला, ढीला हो गया, चिमटी मतलब कि जो चींटी है, लीक है, चिल्हर है, तो ये जो प्राणी है, छोटे प्राणी हैं, छोटे आकार के प्राणी हैं, तो इसको हम लोग उभयलिंग मानेंगे। जैसे यहाँ पे पखना मतलब जिनमें जान नहीं है, पानी हो गया, लोहा हो गया, गुड़ हो गया, गुड़ हो गया, उसके बाद डोरा हो गया, बाल्टी हो गया। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या थी, या तो बेजान थी या तो छोटे प्राणी के नाम थे। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या मानेंगे, उभयलिंग मानेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग पूरी तरह से समझ में आया होगा। हमारा ये जो वीडियो क्लासेस है इसी तरह से आपकी मदद के लिए आता रहेगा, और उसको देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख करके आसानी से समझ सकें। अगर आप इसी टॉपिक को अपने से पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 3 घंटा 4 घंटा लगता, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप 1 से 1.25 घंटा में इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी क्लास है जो बच्चे जेएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे वो जेएसएससी उत्पाद सिपाही हो, चाहे अभी जो क्लर्क का वैकेंसी आया है उसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या तो आने वाला जो जेटेट है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि हम आपकी सहायता कर सके, आप इस नागपुरी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।